हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन में यहाँ से यहाँ तक में हमें दो ही चीज़ पढ़ना है। एक कि ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, और दूसरा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम सिंपल तरीके से यहाँ पे समराइज़ करके रखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए, बायोडाइवर्सिटी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायो टर्म है इसको एक्सपेंड करेंगे तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका नाम से ही आप इसका मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। अलग अलग वैरायटी के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, तो इसी वैरायटी ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इट इज़ द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी टाइप के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, इसी वेराइटी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। छोटे से छोटे माइक्रोब से लेकर बड़े से बड़े वेल्स तक, ये सभी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और इवन बैक्टीरिया, ये सब इसमें आते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी इस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। समझ गए? तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी का, तो आपको यही वाला लिख देना है, सिंपल। ठीक है, अब अगला है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इतने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग थिंग्स अर्थ पे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिंपल सा बात है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है प्लांट्स। आप चाहे तो इजीली प्लांट्स का इंपॉर्टेंस ही लिख दीजिए, वही चीज़ बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से आप ये चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहला है क्लीन द एयर वी ब्रीथ। प्लांट का ही एक इंपॉर्टेंस है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंस हो गया कि ये हवा को साफ करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है इट प्यूरिफाई द वाटर वे ड्रिंक। पानी में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, डिकम्पोजर्स है, वो पानी को लगातार साफ करते रहते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, एक लिविंग थिंग है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, पहला तो हवा साफ करता है, दूसरा पानी साफ करता है, तीसरा सॉइल को साफ करता है। सॉइल में भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो सामान को सड़ा गला के डिकम्पोज कर देते हैं, है कि नहीं? तो इससे सॉइल हेल्दी रहता है। ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंस। चौथा, प्लांट्स मिलके क्या बनाते हैं? फॉरेस्ट बनाते हैं। तो फॉरेस्ट आपको फूड देता है, ऑक्सीजन देता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस हो गया बायोडाइवर्सिटी का। अगला है फॉरेस्ट का ही इंपॉर्टेंस कि इससे आपको फूड, मेडिसिन, ठीक है, नट्स, ये सब चीज़ मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंस हो गया बायोडाइवर्सिटी का। समझे? इसके अलावा और भी कोई पॉइंट अगर आपके दिमाग में आता है जो कि प्लांट्स या फिर इन सब का किसी का भी बेनिफिट हो, वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिलहाल आपके रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे 4 लिख दिया, आप ये 4 भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। 4 नहीं 5 है। ठीक है, तो डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, यही 2 चीज़ आपको यहाँ से तैयार करना है पूरे इंट्रोडक्शन से। क्लियर है? ये हमने कवर कर लिया। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। फ्लोरा आपको पता ही होगा, प्लांट्स और एनिमल्स इन इंडिया, ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसा है, कितने वैरायटी के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस टॉपिक में आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला पॉइंट में बताया हुआ है कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी फ्लोरा और फाउना का जो वैरायटी है, वो काफ़ी रिच है। बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमने इस डाइवर्सिटी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और इसीलिए हम अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जंगल को काटे जा रहे हैं, एनिमल्स को भी एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि लेटली, मतलब अभी का हाल फिलहाल के टाइम में हमें देखने को मिला है कि इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम ये फ्लोरा फाउना का अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। और यही है हमारा अगला टॉपिक। इस टॉपिक से इतना ही है, कुछ क्वेश्चंस तो बनता नहीं है, बस रिच डाइवर्सिटी है इंडिया का, इतना ही इसमें बताया हुआ है। क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। समझ गए? इस टॉपिक में समझेंगे कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, वाई, और दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ। कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या किया गया है इंडिया में, वो समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं वाई का आंसर, कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों कंजर्व करें? तो 2 रीज़न है कंजर्व करने का। पहला रीज़न है टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा रीज़न है टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये दोनों टर्म समझिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम कितना वैरायटी का मिलता है वहाँ पे। इकोसिस्टम मतलब देखिए, एक इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है,
फॉरेस्ट में जो पेड़ हो गए, मिट्टी हो गया, वहाँ के जानवर्स हो गए, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, इसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया। उसी तरीके से ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो गया, यहाँ पे अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, अलग टाइप के प्लांट होंगे, तो ये इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से ये वेटलैंड भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम अलग अलग टाइप के प्लांट और अलग अलग टाइप के एनिमल्स को कंजर्व नहीं करेंगे तो ये इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझ रहे। एक भी ऑर्गेनिज्म अगर कहीं से गायब होता है, उसका एक रोल है वहाँ पे, अगर वो गायब हो जा रहा है, भले वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, तो वो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, समझ रहे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करें। तो पहला रीज़न आप समझ गए, टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लियर है। और अब अगर आप इकोसिस्टम प्रिजर्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिर से यही 3 पॉइंट जो हम नीचे लिख रखे थे, पहला हो गया एयर, दूसरा वाटर और तीसरा सॉइल। ये एयर, वाटर और सॉइल प्रिजर्व रहेगा। वो यहाँ पे लिखा है कि एयर, वाटर और सॉइल तीनों मतलब चलते रहेंगे, अच्छे कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरे रीज़न पे आ जाइए। दूसरा रीज़न है टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक स्पीसीज़ के अंदर कितने टाइप के, मतलब कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस का एग्जांपल लेते हैं। राइस एक क्रॉप है, ठीक है, तो कितने टाइप के राइस पाए जाते हैं, ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझ रहे। उसी तरीके से अगर फिश लेते हैं, फिश एक स्पीसीज़ हो गया, इसके अंदर कितने टाइप के फिश पाए जाते हैं, ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब एक स्पीसीज़ के अंदर कितना वैरायटी मिल रहा है। अगर एक ही 2 टाइप के मछली मिल रहे हैं तो बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है। 5, 10, 20 टाइप के अगर फिश मिल रहे हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, समझ रहे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे ना, कंजर्व करेंगे ना, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बना रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। अब ये कैसे समझिए, इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, वही फिर से राइस वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कंट्री में जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के राइस का क्रॉप अवेलेबल है। तो फार्मर जब ये क्रॉप ग्रो करने जाएगा तो वो ऐसा वैरायटी चुनेगा, ऐसा राइस का क्रॉप चुनेगा जो कि क्या हो, किसी भी टाइप के क्लाइमेट में चल जाए, बारिश कम भी हो तो भी वो ग्रो कर जाए अच्छे से, उस पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े ना लगे, समझ रहे। उसके पास ये ऑप्शन रहे इन सभी वैरायटी में से बेस्ट वाला चुन पाने का। ये ऑप्शन तभी रहेगा ना जब जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा। अगर मान लीजिए एक ही टाइप का राइस क्रॉप अवेलेबल है तो फार्मर क्या करेगा, मजबूरी में इसी को ग्रो करेगा, भले ही इसमें कीड़ा जल्दी लगता हो, पानी ज़्यादा चाहिए, क्लाइमेट हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा गर्मी पड़ गया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना डिसएडवांटेज का बावजूद भी ये फार्मर को यही क्रॉप ग्रो करना पड़ता। कब, जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होता तब। लेकिन अगर डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के क्रॉप अवेलेबल है, तो फार्मर के पास ऑप्शन रहेगा बेस्ट वाला क्रॉप ग्रो करने का। बात अगर नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, चलिए। तो एग्रीकल्चर में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से फिशरीज़ में भी, फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो वही बात है कि अगर मतलब वाटर बॉडीज़ में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो ये मछली भी है, उनको खा के जिंदा रह पाएगी, समझ रहे हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये इंपॉर्टेंस है। तो इन्हीं 2 रीज़न का वजह से हम बोल सकते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, समझ गए। वाई का जवाब मिल गया। अब देखते हैं इंडिया में क्या क्या किया गया इसी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। लोग इसके प्रति जागरूक हुए 1960s और 1970s में। लोगों ने डिमांड किया गवर्नमेंट से कि आप क्या कीजिए, एक नेशनल प्रोग्राम बनाइए ताकि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जा सके, ठीक है। लोगों ने ये डिमांड किया तो गवर्नमेंट ने उनका डिमांड सुना और सुनते हुए उन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये पास किया 1972 में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। ये ईयर भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस था, देखिए। पहला प्रोविज़न ये था कि इसमें हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल, कोई लिविंग थिंग जिस जगह पर रह रहा है उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब इसमें मेनली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स, ठीक है। ये पहला प्रोविज़न था। दूसरा चीज़ इसमें, इस एक्ट के तहत यह किया गया कि एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाया गया, एक पूरे इंडिया लेवल पे एक लिस्ट बनाया गया जिसमें ऐसे स्पीसीज़ का नाम लिखा गया इस लिस्ट में जो कि जिन पे खतरा मंडरा रहा था। इस लिस्ट को कहते हैं
प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ का लिस्ट, या फिर बोल सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का लिस्ट। ठीक है, मतलब ऐसे इसमें स्पीसीज़ है, ऐसे लिविंग थिंग्स का नाम इसमें लिखा हुआ है जो जिनका नंबर काफ़ी कम गया है, अब खतरा है कि ये कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो उनका लिस्ट बनाया गया कि इन पे हमें स्पेशल ध्यान देना है। समझे? फिर और क्या क्या इस एक्ट के तहत किया गया, पहला तो समझ गए ना, पहला प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, इसके लिए प्रोविजंस लाया गया। दूसरा, एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाया गया ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज़। तीसरा, ये किया गया हंटिंग को बैन कर दिया गया इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, मतलब ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज जो लिस्ट बनाया गया था, इस लिस्ट में जो भी एनिमल्स है उनका आप हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग बैन कर दिया गया। चौथा काम किया गया है कि इसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया टू देयर हैबिटेट। इन सभी ऑर्गेनिजम्स का, सभी लिविंग थिंग्स का जो हैबिटेट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। मतलब अगर कोई इंसान इनका हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है, अगर पेड़ काटता है, वहाँ पे जंगल को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये चौथा प्रोविज़न था। और पांचवा चीज़ इसमें यह किया गया कि रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। अब ट्रेड एकदम ही बंद हो गया, बहुत सारे जानवरों का स्किन बेचा जाता है, उनका हड्डी, उनका दांत, ये सब बेचा जाता है निकाल के, तो ये सब चीज़ का ट्रेड को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये 5 एक्शंस लिए गए किसके तहत, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पास हुआ था 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, MCQ में भी आ सकता है क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। समझ गए? हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो पहला समझ गए, पहला स्टेप ये एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में क्या क्या चीज़ बोला गया वो हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद गवर्नमेंट, भले ही वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की, उन्होंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि एक खास एनिमल को बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया, जैसे टाइगर्स, इसका नंबर काफ़ी कम गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने। उसी तरीके से राइनोसोरस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनोसोरस लॉन्च कर दिया। क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए 3 टाइप के क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ठीक है, लायन, इन सब टाइप के एनिमल्स को बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि इन सब टाइप के एनिमल्स को बचाने के लिए एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद हाल फिलहाल में इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। हाल फिलहाल में इन सभी एनिमल्स को हंटिंग से और ट्रेड से लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मतलब इनका आप हंटिंग नहीं कर सकते, इनका ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको जेल में बंद किया जाएगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद अभी का जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है कि देखिए पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट क्या चीज़ पे फोकस कर रही थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाया जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ का लिस्ट या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी एनिमल्स थे उन्हीं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को बचाना है क्योंकि इन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर ज़्यादा है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि शिफ्ट कुछ इस तरफ हुआ है कि आप क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल और लिविंग थिंग पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आप पूरे बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देंगे। वो यहाँ पे लिखा है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। सिर्फ आप एक प्लांट या फिर एक एनिमल पे ध्यान मत दीजिए, पूरा बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दीजिए। इस पे फोकस गया है अभी आज के टाइम पे। यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव जैसे कि इंसेक्ट को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जा रहा है और इनको बचाने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, ये सब को भी इंक्लूड किया जा रहा है इस लिस्ट में। 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये सब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी फोकस किस चीज़ पे है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने पे है, ना कि सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स पे। कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, पूरा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इस पे अभी फोकस है। समझे, इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लांट्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या कंजर्वेशन करने के लिए किया गया। बीच में हमने यहाँ पे जिक्र किया था टाइगर के बारे में, तो टाइगर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं।
टाइगर के बारे में कुछ बात जान लीजिए। टाइगर एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है इन फूड चेन, फूड वेब बोल लीजिए आप, ठीक है। फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइगर। टाइगर को खतरा किस चीज़ से, टाइगर जब इतना स्ट्रांग है तो उसको खतरा किस चीज़ से है? तो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है बिकॉज ऑफ पोचिंग फॉर ट्रेड। लोग इसका मतलब शिकार कर रहे हैं ताकि इसका ट्रेड किया जा सके, इसका स्किन को बेचा जा सके, ठीक है। फिर श्रिंकिंग हैबिटेट, जहाँ पे ये टाइगर्स रहते हैं वो जंगल को काटा जा रहा है तो उस वजह से टाइगर का नंबर कम रहा है। फिर डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, टाइगर जिन एनिमल्स को खाते हैं उन एनिमल्स का नंबर कम रहा है तो इनको भूख के कारण ये टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो लोग जंगल काटते जा रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं, ऐसे करते करते टाइगर्स का नंबर कमते जा रहा है। तो ये सब कुछ रीजन्स है जिस वजह से टाइगर्स का नंबर कम रहा है। टाइगर सबसे ज़्यादा पाया कहाँ पे जाता है? तो इंडिया और इंडिया का पड़ोसी देश नेपाल, ये दो कंट्री में टाइगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोचिंग, मतलब आप टाइगर को किल करते हैं और उसको पैसे के लिए किल करते हैं, ठीक है, मतलब उसका सामान बेचते हैं। तो पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया और नेपाल में, ठीक है। ये दो कंट्री का नाम आप याद रखें। तो हमने तो टाइगर के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया, इसका इंपॉर्टेंस, इसका नंबर क्यों कम रहा है, कहाँ पे पाया जाता है। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या लॉन्च किया गया वो देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन viewed not only as an effort to save endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आप इसको सिंपल में समझिए। इसमें टाइगर को बचाना है, प्रोजेक्ट टाइगर है मतलब टाइगर को बचाना है, लेकिन सिर्फ यही एक एम नहीं है। टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसको सिर्फ टाइगर को नहीं बचाना है बल्कि टाइगर के साथ साथ उसका बायोटाइप यानी नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर टाइगर रहता है उसको भी बचाना है। आप सिर्फ एक टाइगर को बचा लिए ये बहादुरी का बात नहीं है, टाइगर के आसपास का जो जंगल है उसको भी बचाना है। तो ये मेन एम था प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व का नाम दिया हुआ है इंडिया में। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो ये नाम आप याद कर लीजिए, MCQs में आ सकता है। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क, नाम से पता चल रहा है सुंदरबन यानी वेस्ट बंगाल। फिर बंदागर्व नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व आसाम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया। आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस टॉपिक में हमें दो चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़ कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये टाइप्स कवर करते हैं। तो फॉरेस्ट को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आप इजीली एंटर नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे आप यहाँ का ज़्यादा सामान यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है। ऐसे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया में ज़्यादातर फॉरेस्ट, आधा से ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें मोस्ट वैल्यूएबल रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस फॉरेस्ट का, ठीक है। घना जंगल जो है वो यही है, समझ गए। की पॉइंट यही याद रखना है, 3 पॉइंट की। 50% से ज़्यादा एरिया यही रिजर्व फॉरेस्ट का है। फिर मोस्ट प्रोटेक्टेड है और हेविली रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड यूज़ है इसका, ठीक है। और काफ़ी यूज़फुल मटेरियल इसमें पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये फॉरेस्ट। मगर मतलब बोलने का मतलब है, अगर आपके पास 3 टाइप का जंगल है, 1, 2, 3, एक हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा हो गया अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए? सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट को बचाने पे होना चाहिए। ये जब बच गया तब आप इस पे ध्यान दीजिए, और ये भी जब बच गया तब आप लास्ट में अनक्लास्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला हो गया रिजर्व। दूसरे पे आ जाइए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसका एरिया भी कम है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इंडिया में। ये डेटा कौन डिक्लेयर किया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डेटा डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर दिस
फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। यहाँ पे मेन एम होता है कि इसको और ना कमने दिया जाए, ठीक है, ट्री का नंबर और नहीं कमने देना है। फिर इसमें कुछ हद तक अलाउ सम एक्सेस फॉर एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्टिंग फायरवुड। इसमें आप एंटर करके लकड़ी वगैरह चुन सकते हैं, इतना एक्टिविटी अलाउ है। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ये भी अलाउ नहीं था, ठीक है। और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं या फिर ऐसे वेस्टलैंड भी इसी में आते हैं। ऐसे वेस्टलैंड होते हैं जिसको क्या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज़, एक विलेज मिलके इस फॉरेस्ट को मतलब मैनेज कर रहा होता है। ये लेस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है और मे फेस हायर थ्रेट, इस पर ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो लोग कभी कभार काट सकते हैं पेड़ वगैरह, ठीक है। तो यही 3 फॉरेस्ट का फीचर्स है, आप यहाँ पे इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। हमने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। रिपीट कीजिए कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा अनक्लास्ड, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे ये सब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देखिए इन तीनों फॉरेस्ट में जो ऊपर के 2 है ना, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों को मिला के कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। तो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के लिए क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ऊपर के स्टेट्स का नाम, जैसे कि जम्मू कश्मीर, और फिर साउथ इंडियन स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, फिर इधर हो गया ऊपर का ही उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ये सब स्टेट्स में रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये सब स्टेट्स में आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और बच गया जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे आपको अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबका नाम आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन कैसा बनेगा आप खुद से इतना समझदार तो ही आप दिमाग लगा सकते हैं। सीधा एग्जाम में पूछेंगे टाइप्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है वो याद रखिएगा, ठीक है। और एक MCQ फेमस ये बन सकता है। चलिए टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन हमने कवर कर लिया। अब है आखिरी टॉपिक है ये कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कम्युनिटी मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, चाहे वो एक विलेज के हो या फिर 2-3 विलेज के हो। ये कुछ लोग मिलके कैसे कंजर्वेशन करेंगे। किसका कंजर्वेशन? पानी का नहीं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये चैप्टर ही है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जंगल और जानवर, इन दोनों का कंजर्वेशन कैसे करेंगे लोग मिलके, ये इस टॉपिक में बताया हुआ है। देखिए 2 सीन है, 2 तरीके से ये लोग कंजर्व करते हैं, पहला और दूसरा। ये दोनों सीन जानने से पहले आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि हमारे कंट्री में जो फॉरेस्ट है ये क्या है, बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का घर है। इसमें जंगल में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, बहुत सालों से उसमें रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कम्युनिटी का इस्तेमाल करके ये इंडिया के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया में अक्सर ये देखा गया है कि कम्युनिटी मिलकर कंजर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट का। अब कैसे कंजर्वेशन करते हैं, 2 तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। पहला तरीका है कि लोकल कम्युनिटी क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, दोनों मिल के फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं, हैबिटेट को बचाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। यहाँ पे विलेजर्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हेल्प से, यही हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, ये कानूनी ताकत हो गया ये, और विलेजर्स का अपना ताकत, ये दोनों मिला के यहाँ पे इन लोगों ने माइनिंग एक्टिविटी इसको खोदने से रोक दिया था, ठीक है, क्योंकि माइनिंग करते तो ये हैबिटेट यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल कम्युनिटी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलके कंजर्वेशन कर रही है। तो तरीका क्या है, एक तो पार्टनरशिप, कम्युनिटी और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप, और एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। दूसरा तरीका ये है कि ये कम्युनिटी बोलती है कि हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमें इन गवर्नमेंट ऑफिशियल का सहारा नहीं चाहिए, हम खुद ही अकेले काफ़ी है इन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है
अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया इन्होंने एज वैरोदेव डाकअप सेंचुरी, ठीक है। डिक्लेयरिंग ऑल सेट ऑफ रूल्स, ये एरिया में उन्होंने अपना रूल्स बना दिया और रेगुलेशंस बना दिया, विच डू नॉट अलाउ, यहाँ पे हंटिंग अलाउ नहीं है, एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। बाहर से कोई भी अगर यहाँ पे दखल अंदाजी करता है तो वो सख्त मना है यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये कम्युनिटी कैसे प्रिजर्व कर रही है, कंजर्वेशन कर रही है, ठीक है। एक तरीका और दो तरीका, इससे एग्जाम्पल कर लेंगे इतना। चलिए अब एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। हिमालयज़ में क्या हुआ था कि लोग जब भी वहाँ पे लोग पेड़ काटने के लिए आते थे तो गांव के लोग सब जाके पेड़ से चिपक जाते थे कि आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, काटना है तो पहले हमें काटो, ठीक है। इसी को नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो इस चिपको मूवमेंट के थ्रू इस लोगों ने यानी कम्युनिटी ने ये दिखा दिया कि कैसे डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है और साथ ही साथ अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। अब पेड़ कैसा लगाना, कैसा भी टाइप का पेड़ नहीं लगा देना। इंडिजिनस स्पीसीज, जो नेटिव स्पीसीज, मतलब इन एरियाज़ में, इन हिमालयज़ में जिस टाइप के पेड़ ग्रो करते हैं उस टाइप के पेड़ को अगर आप लगाएंगे, वो भी कम्युनिटी मतलब लोग मिल के साथ में सभी लोग मिल के ऐसे नेटिव स्पीसीज़ के पेड़ वहाँ पर अगर लगाएंगे तो कितना सक्सेसफुल वो मूवमेंट हो सकता है, वो दर्शाया इस चिपको मूवमेंट ने, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट का दो की पॉइंट है, पहला इन्होंने डिफॉरेस्टेशन रोका और दूसरा उन्होंने अफॉरेस्टेशन किया। किन्होंने किया, कम्युनिटी मिल के किया, ठीक है। और कैसे पेड़ लगाए, तो इंडिजिनस स्पीसीज यानी नेटिव ट्रीज वहाँ पे लगाए जो वहाँ पे ग्रो करते हैं यूजुअली, ठीक है। चलिए इसके बाद आजकल जो है ये काफ़ी फैशन में है। क्या चीज़ फैशन में है, रिवाइविंग द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स। जो पहले के ज़माने में लोग जो तरीका अपनाते थे रिसोर्सेज को यूज़ करने का, या फिर कुछ ऐसे नए तरीके को डेवलप किया जाए जो कि इकोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। ये सब चीज़ पे आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो यही एक नया फैशन है, ठीक है। इसका सक्सेस भी देखने को मिल चुका है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में जो हुआ था और नवदन्या, ये सब मूवमेंट में ये शो किया जा चुका है कि एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, बिना फर्टिलाइजर का ग्रो करेंगे, तो जो सब्जी या फिर फल होगा वो काफ़ी महंगा होगा। लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करेंगे और उसमें आप सिंथेटिक केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो भी ये इकोनॉमिकली आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगा होता है। इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सस्ता हो सकता है, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक है जो कि है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। इसमें क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और रीस्टोर करते हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो काफ़ी डिग्रेड हो गए, ख़राब हो गए, जहाँ पे पेड़ काट दिया गया है, वहाँ पे ये लोकल कम्युनिटी मिलके इसको मैनेज और रीस्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1988 में। कहाँ पे, ओडिशा स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे पहला बार ये रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें JFM डिक्लेयर किया गया कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल यानी विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसका नाम ही देखिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट है, दो लोग मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। एक तो हो गया कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, ठीक है, और दूसरा हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये लोकल कम्युनिटी मिलके किसी फॉरेस्ट लैंड को मैनेज करेंगे और रिस्टोर करेंगे, ठीक है। समझे इतना। बदले में इन लोकल कम्युनिटी को मिलेगा क्या, तो मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी को मिलेगा दो चीज़। सबसे पहला नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये चीज़ मिलेगा। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपके आते हैं जिसमें लकड़ी ना हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट, ये सब चीज़ मिलेंगे। और दूसरा चीज़ मिलेगा टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, उसमें शेयर मिलेगा। अगर कुछ लकड़ी निकल रहा है तो उसमें से कुछ शेयर इन कम्युनिटी को दिया जाएगा। तो समझे कि नहीं। अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए JFM के ऊपर, तो पहला बात आप क्या लिखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो इसमें लोकल कम्युनिटी डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज और रीस्टोर करती है, ठीक है। पहली बार स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो 1988 में ओडिशा में स्टार्ट हुआ।
इसमें होता क्या है कि लोकल कम्युनिटी यानी विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके किसी एक फॉरेस्ट लैंड को यानी डिग्रेडेड लैंड को मैनेज करती है, ठीक है। बदले में इन कम्युनिटी को मिलता क्या है, तो दो चीज़, एक हो गया बिना लकड़ी वाला सामान और दूसरा लकड़ी वाला सामान। बिना लकड़ी वाले में जैसे फ्रूट, नट, मेडिसिनल प्लांट ये मिलेगा, और लकड़ी वाले में जो लकड़ी निकला है जंगल से उसमें से कुछ शेयर इनको दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है और कुछ यहाँ पे काम का नहीं है। तो चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, एक और लास्ट टॉपिक है जो कि है सेक्रेड ग्रोव्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सेक्रेड ग्रोव्स होता क्या है? अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। बहुत ईजी है इसको समझना। देखिए सेक्रेड ग्रोव्स का पहले मीनिंग जान लेते हैं। हम यहाँ पे लिख रखे हैं सेक्रेड ग्रोव्स होता क्या है। तो दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट सीन एज द होम्स ऑफ डीटीज। मतलब ये जंगल का कोई एक खास एरिया होगा जहाँ पे ये माना जाता है कि ये किसी एक भगवान का घर है, ठीक है। इसलिए इस एरिया को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। यहाँ पे कोई लोग जल्दी एंटर नहीं कर सकता है, कोई पेड़ वगैरह नहीं काट सकता है, कोई जानवर को नहीं मार सकता है। तो ऐसे ही एरिया को क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स, मतलब पवित्र जगह, ठीक है। दे आर अ फॉर्म ऑफ नेचर वॉरशिप। यहाँ पे नेचर को वॉरशिप किया जाता है। इसको प्रैक्टिस कौन करता है? तो इंडिया के ट्राइबल पीपल लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये ट्राइब्स लोग का मानना होता है कि फॉरेस्ट क्या है, गॉड्स है और गॉडेसेस है, एंड प्रिजर्व देम इन देयर प्रिस्टीन फॉर्म, यानी प्योर फॉर्म में इसको प्रिजर्व करते हैं। एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इज बैंड इन दिस सेक्रेड ग्रुप्स। समझ ही गए। तो सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में इतना बात आपको पता होना चाहिए। और ये पूरा चीज़ आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा जो PDF है जिस तरीके से हम अंडरलाइन किए और जो लिख रखे हैं, ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा मेरे वेबसाइट में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम वेबसाइट में डाल दिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। तो देखिए सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेचर वर्शिप ये एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। नेचर में जो भी चीज़ पहले से बना हुआ है, पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। इस बिलीफ पे नेचर वर्शिप बसा हुआ है, ठीक है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। ऐसे ही बिलीफ के कारण, नेचर वर्शिप के कारण, ऐसे ही सोच के कारण कई सारे ऐसे फॉरेस्ट है जो कि अभी भी एकदम प्योर वर्जिन फॉर्म में, यहाँ पे किसी लोगों का छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सेक्रेड ग्रोव्स। दीज पैचेस ऑफ forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is bad. समझ ही गए। Certain societies revere a particular tree, revere one of respect a particular tree which they have preserved from time immemorial. इंडिया में देखिए कई सारे कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, और मतलब कई सारे समाज में ये देखा गया है कि वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ट्री को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मुंडाज और जो संथल ट्राइब है छोटा नागपुर रीजन का, ये लोग महुआ ट्री और कदम्बा ट्री को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। उसी तरीके से आप इससे रिलेट कर पाएंगे बिहार और उड़ीसा के लोग, ये लोग इमली का पेड़ और आम का पेड़ को काफ़ी शुभ मानते हैं शादी के टाइम में, कोई पूजा पाठ के टाइम पे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग का पीपल ट्री है, ठीक है, मतलब शनि भगवान का पूजा होता है यहाँ पे। बनियान ट्री, ये सबको भी काफ़ी सेक्रेट माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार, ये क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दिए थे, ठीक है, और बोले थे इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो कमेंट आपको वैसे ही करना है, सेक्रेड ग्रुप्स को डिफाइन कीजिए, जो हम ऊपर लिख रखे थे वो डेफिनेशन लिखिए, उस डेफिनेशन में ये पूरा बात लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे कि कौन से कम्युनिटी कौन से ट्री को रेवरी करते हैं, ठीक है। फिर अगला इस लास्ट पैरा में लिखा हुआ है कि इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है कल्चर्स का भी, अलग अलग टाइप के कल्चर्स देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड क्रिएशंस, ठीक है। अलग अलग कल्चर है तो अपना अपना तरीका है सबका नेचर को कंजर्व करने का, ठीक है। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। कई सारे स्प्रिंग्स को, नदियों को, पहाड़ों को क्या करता है, सेक्रेड क्वालिटीज़ हम लोग कोई भगवान का रूप देते हैं, ठीक है। कि ये जैसे हम लोग गंगा नदी को काफ़ी पूजते हैं, है कि नहीं। आप देखेंगे भी कि कई सारे मंदिर के बाहर आपको बंदर वगैरह मिल जाएंगे और लोग उसको खाना खिलाते रहते हैं,
तो वही सब बात यहाँ पे लिखा है और कुछ काम का है नहीं। जितना अंडरलाइन किया उतने पे ध्यान दीजिए, काफ़ी होगा आपको आपके लिए, ठीक है। लास्ट में एक गौतम बुद्ध का काफ़ी अच्छा यहाँ पे कोट दिया हुआ है। ट्री को बताया गया है, ट्री को बोला गया कि सबसे ज़्यादा बेनिवोलेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भलाई करता है ये। यहाँ तक कि ये सबको छाया पहुँचाता है और कोई बदले में डिमांड नहीं करता है। ये इतना ज़्यादा बेनिवोलेंट है कि अगर कोई इसको काटने भी आए ना तो वो उसको भी छाया पहुँचाता है। ये रहा, ऑफरिंग सेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलिए, तो ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट में एक्सरसाइज है, इतना तो पढ़ा चुके हैं आपको कि आपको ये 2 होमवर्क दे रहे हैं हम, पहला और ये दूसरा, ये 2 काम आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। और होगा तो हो सके तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, चैप्टर तो एंड हो गया। आपको मिलेगा 3 चीज़ जैसा कि बता चुके हैं। पहला, ये पूरा NCERT अंडरलाइन PDF आपको मिल जाएगा। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वो भी मिल जाएगा। और तीसरा बताइए क्या, नोट्स। ये तीनों ही चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्लास 10 नोट्स बाई CBSE गाइडेंस, या फिर क्वेश्चन आंसर्स बाई CBSE गाइडेंस, इतना लिख के आप सर्च करेंगे, पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और एंड करते मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।